नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हम भी यही मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आखिर क्या कारण है कि पूरे देश में जो भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके तार हमारे झारखंड से जुड़ ही जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एटीएस ने धनबाद में छापेमारी की। इस छापेमारी में 4 आतंकियों को एटीएस ने पकड़ा। लेकिन गजब की बात यह है कि इन आतंकियों की सरगना शबनम परवीन थी। शबनम परवीन मात्र 20 साल की है, शादीशुदा महिला है, हिजबुत तहरीर नाम के एक संगठन से जुड़ी हुई है। और इनके आतंक फैलाने का जो तरीका है वो भी आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शबनम बेसिकली मुस्लिम परिवारों के संपर्क में रहती थी। शबनम के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग जो युवा हैं, उनकी उम्र भी महज 18 से 22 के बीच में होती है। यह वही उम्र होती है जब अंदर खून का उबाल सबसे ज्यादा होता है और अंदर क्रांति होती है। आप शे गुवारा से लेकर के माओ को भी पढ़ने लगते हैं। यह वो उम्र होती है जब सच और झूठ के बीच का फासला बस उतना ही रहता है जितना आप अपने नजरों से देख सकते हैं। शबनम परवीन भी उसी का फायदा उठाती थी। आप सोचिए कि 20 साल की एक लड़की हिजबुल तहरीर के लिए पूरे झारखंड में एक नेटवर्क सेट कर रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। आप अंदाजा लगाइए कि 20 साल की ये लड़की, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि ये तो पगली जैसी घूमती थी मोहल्ले में, वो लड़की लैपटॉप और मोबाइल के सहारे डार्क वेब का इस्तेमाल करके, आप में से ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि डार्क वेब होता क्या है। डार्क वेब का इस्तेमाल करके और आतंकी संगठनों के लिए एक सेना तैयार कर रही थी। जो बाकी 3 लोग पकड़े गए थे वो सब शबनम परवीन के पीछे चलने वाले लोग थे। शबनम परवीन के संपर्क कई राज्यों में थे और देश के बाहर भी थे। और देश के बाहर के लोगों से संपर्क करने के लिए भी शबनम परवीन जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करती थी एटीएस, वो देख करके आश्चर्यचकित है। बहरहाल झारखंड से आतंक का ये कनेक्शन कोई नया नहीं है। शबनम परवीन की ही निशानदेही पर अम्मार यासर नाम के एक शख्स को धनबाद से पकड़ा गया है। अम्मार यासर के बारे में कहा जाता है, अम्मार यासर इंडियन मुजाहिदीन के प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ था, जिस आरोप के लिए साल 2014 में जोधपुर पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। करीब 10 साल तक जेल में रहने के बाद 2024 में जमानत पर यह बाहर आया और उसके बाद धनबाद में अपने साथी अयान जावेद और बाकी के संपर्क में रहकर हिजबुल तहरीर के लिए काम करने लगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रांची में अल कायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का हेड डॉक्टर इश्तियाक रांची से पकड़ा गया था। रांची शहर के बीचों बीच बरियातू के एक आलीशान फ्लैट में वो रहता था। उसके साथ साथ में लोहरदगा, चान्हो जैसे इलाकों में भी जब एटीएस ने दबिश दी तो यहां से भी नक्सली पकड़े गए। क्या आपके दिमाग में नहीं आता कि क्या आतंकवादियों का एक गढ़ सा बनने लगा है, माफ कीजिए आतंकियों का एक गढ़ सा बनने लगा है? आखिर क्यों झारखंड में आतंकी पनाह लेने के लिए पहुंच रहे हैं? इसका जवाब आपको ढूंढने की जरूरत है। चलिए हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। इस कहानी की शुरुआत आपको हम करते हैं आज से कुछ दिनों पहले से। इस कहानी के जड़ में कहीं ना कहीं घुसपैठ भी है। जी हाँ, वही घुसपैठ जिसको लेकर के राज्य की सरकार कहती कि नहीं घुसपैठ नहीं और केंद्र सरकार कहती है घुसपैठ है। हम यहाँ पर ना राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, ना केंद्र सरकार को कसूर खत्म कर रहे हैं। कारण घुसपैठ एक ऐसी समस्या जिस पर केंद्र सरकार को मजबूत निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन यहाँ अभी तक हमारे 28 भाई बहन मारे जा चुके हैं पहलगाम में और अभी तक केंद्र जातिगत जनगणना करवाने में व्यस्त है। बहरहाल डिबेट जो अब तक स्टूडियो में आतंक को लेकर के चल रही थी, अब जातिगत जनगणना पर होगी और पहलगाम को लेकर के आप केंद्र से जवाब नहीं पूछा जाएगा। ना ही केंद्र से यह पूछा जाएगा कि 4 PM न्यूज किस तरीके से देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा था। कोई न्यूज चैनल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो गृह मंत्रालय क्या गन्ना चूसने के लिए? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम ये सवाल पूछते हैं। खैर, अब आते हैं राज्य सरकार पर। राज्य सरकार में 2 जो सबसे बड़ी पार्टियां सत्ता में है वो है जेएमएम और कांग्रेस। और दोनों के बीच इस बात का युद्ध है कि मुस्लिम
किसके वोटर हैं। तो इसीलिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि राज्य सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगी। हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ये इंस्टाग्राम का एक पोस्ट रांची से किया गया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद रांची में रह करके एक लड़का लिख रहा है। लेकिन पूरे पुलिस और प्रशासन की इतनी कुवत नहीं है कि इस आदमी पर, इसको ट्रेस करके इस पर एक्शन ले सके। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप थोड़ी दूर और आपको लेकर के चलते हैं, रांची से लगभग 2 घंटे के रास्ते पर सरायकेला में झिमड़ी गांव। इस झिमड़ी गांव में पिछले 10 साल में बसे एक मुसलमान तस्लीम शेख, जिसके 3 बच्चे, बंदूक के बल पर एक महिला को किडनैप करता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करा करके उससे शादी भी कर लेता है और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। लेकिन इस मामले में भी पुलिस अभी तक लीपापोती करने में ही जुटी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का होना चाहिए था कि तस्लीम जो है वो है कौन, कहां से आया, आखिर उसकी इतनी ताकत हुई कैसे, और उसने बंगाल में ही जाकर के धर्म परिवर्तन क्यों करवाया। धर्म परिवर्तन तो वो रांची में, जमशेदपुर में, सरायकेला के कोर्ट में भी जाके शादी कर सकता था, ऐसा क्यों करवाया? इसलिए क्योंकि पूरी राज्य की मशीनरी मुसलमानों को खुश करने में जुटी हुई, और ये वही मुसलमान है जिनके 2 धड़े, एक जो देशभक्त हैं और एक जो देशद्रोही हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, आप कैसे कह सकते हैं? ये जो मित्र हमारे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रांची में रह करके लगा रहे हैं, बस इसी मॉड्यूल को खत्म करने की जरूरत है। भारत से जंग का ऐलान कर, फिर इमरान को जिंदान से बाहर कर। कांपे टांपती हैं तुम्हारी, तुमसे माफी है। वो खान है पूरी दुनिया को अकेला ही काफी है। रांची शहर को आप छोड़ दीजिए, रांची शहर से 45 किलोमीटर दूर आप चारों तरफ राउंड लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अवैध झुग्गियां झोपड़ियां बसनी चालू हो गई हैं। हर गांव में आपको एक टोला ऐसा मिलेगा जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिस टोले का नाम है जमाई टोला। हर जगह आपको मिलेगा। इस जमाई टोला में वो उन लोगों को जमीन दी जाती है जिन लोगों का रहने का ठिकाना कहीं और है, और उन लोगों ने बाहर से आकर के यहाँ पर हमारे यहाँ के मुसलमानों की बेटियों के साथ शादी की। जमाई टोला का मकसद उस इलाके में अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, और ये अकाट्य सत्य है। द भारत मित्र ना किसी को खुश करना चाहता, ना किसी को नाराज करना चाहता है। हम एकदम क्लियर बात कर रहे हैं। इंडियन अल-कायदा की इंडियन मॉड्यूल का जो ऑपरेशन था, जब पिछली बार एटीएस ने एक्शन लिया तो एटीएस ने चान्हो में एक्शन लिया। चान्हो में हथियार ट्रेनिंग का जो कैंप लगाया जा रहा था, वो नकटा पहाड़ के आसपास के जंगलों में, जिन जंगलों में नक्सलियों के कारण लोग घुसने से डरते हैं, वहां पर चलाया जा रहा है। वहां के जंगलों में हथियार तस्करी का भी एक नेक्सस चलता है। आप उन वहां पर जो आसपास के गांव, उन गांवों में जाकर के अगर एटीएस थोड़ी सी भी रिसर्च करे, मेहनत करे, तो उसको बहुत खुलासे मिल जाएंगे। अब सवाल है इनकी फंडिंग का, कि इनकी फंडिंग कहां से आती है। इनकी फंडिंग का बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ। इनकी फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है संथाल। संथाल में पाकुड़ और साहेबगंज जैसे इलाके, जहां अवैध पत्थर का इतना बड़ा नेक्सस है, और उन नेक्सस से जो घुसपैठी और जो आतंकी संगठन है उनको चंदे दिए जाते हैं। वहां भी चंदा लेने का मॉड्यूल भी बहुत गजब है। आपको हर तीसरे चौथे दिन एक फकीर या एक ई रिक्शा जिसमें धर्म के नाम पर चंदा देने का ऐलान होता रहता है, वो घूमते नजर आएंगे, और उसमें दिल खोल करके इन पत्थर माफियाओं के द्वारा चंदा दिया जाता है, और इसी चंदे से यह आतंकवाद पोषित होता है। इसके अलावा देश से बाहर से जो फंडिंग होती है वो होती है। गजब की बात यह है कि झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों में इस बात का फायदा उठाया जाता है कि आपका हिंदुओं ने हमेशा शोषण किया है, तो ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को उससे मुक्ति देंगे, तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। और उसके बाद आदिवासी घरों से ये अपना संबंध भी स्थापित करते हैं, उनके घर की लड़कियों से ये शादी करते हैं, उनके जमीन पर कब्जा भी करते हैं, और उसके बाद जो अपनी नस्ल है वो आगे बढ़ाते हैं, अपनी जनसंख्या भी आगे बढ़ाते हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, केंद्र, राज्य, सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका समाधान होगा। इससे पहले भी याद कीजिए,
पटना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सभा थी और वहां बम ब्लास्ट हुआ था, उसके कनेक्शन भी रांची से ही निकले थे। कोविड के दौरान जब बाहर के लोगों को देश से बाहर भेजा जा रहा था, उस दौरान भी रांची के पास रड़गांव है, जहां मस्जिद से रूस और कजाकिस्तान के मुस्लिम धर्मावलंबी भी पकड़े गए थे, जो धर्म प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। बाद में बताया गया कि नहीं, उनको वापस भेज दिया गया। तो ये तमाम चीजें इंगित करती है कि कहीं ना कहीं झारखंड आतंकियों का एक सेफ जोन बनता जा रहा है और यहां पर उनको पोषण देने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपने आपसी वैमनस्य को भूल करके एक बार इस मुद्दे पर चर्चा और मंथन जरूर करने की जरूरत है। केंद्र सरकार सिर्फ राज्य पर दोष देकर के इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि गृह मंत्रालय और इंटरनल सिक्योरिटी उनके अधीन मामला है, इसमें उनकी पावर असीमित है। राज्य सरकार इसलिए कि नहीं, ये केंद्र सरकार का मामला अपनी आंख नहीं बंद कर सकती, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अभी जैसे अब शबनम परवीन 4 लोगों का धनबाद के वासीपुर से पकड़ा जाना, तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें बहुत शर्मनाक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसा लगने लगता है, लोगों के बीच इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है। तो एक मंच तो ऐसा तैयार करना ही पड़ेगा कि ये जो झारखंड आतंक का एक सेफ हाउस, एक यूं समझिए कि एक ऐसी जगह इकोसिस्टम एक यहाँ पर तैयार हो रहा आतंक का, इसको तोड़ने के लिए राज्य और केंद्र को एक मंच पर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।